अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज़ की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप अपनी फ़ीडबैक से मैं ज़रूर इत्तला देते रहें और कमेंट्स भी करें, और अगर आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है या कोई और गाइडलाइन आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे आप मशवरा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहेंगे, और वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है कि टू डेवलप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आमतौर पे लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो कर लेते हैं, अप्रेजल सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि योर जॉब इज़ नॉट टू डू द इवैल्यूएशन ओनली, बट यू हैव टू डेवलप अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? इट मीन्स यू आर मैनेजिंग द परफॉर्मेंस। अगर आज परफॉर्मेंस आपकी टीम की एम्प्लॉयज़ की कम है तो उसे आपने ऊपर लेके जाना है। तो अगर एक साल में या एक स्पेसिफिक डिफाइंड पीरियड के अंदर वो परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाती है तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो नहीं है, फिर तो वही है कि रूटीन में लोग काम कर रहे हैं और रूटीन चल रही है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कैसे करेगी। तो इम्पॉर्टेंट है टू डेवलप अ सिस्टम विच कैन मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को ऊपर लेके आए, ऊपर वालों को और ऊपर लेके जाए, और इस तरीके से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उससे एनहांस हो। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है, बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ के साथ, कि एक एम्प्लॉई अपनी इवैल्यूएशन को, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उसको लेके बहुत कॉन्शियस होता है, और वो ये समझता है कि यार ये साल में मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होनी है, और इसके रिज़ल्ट क्या आता है इससे मेरे लिए फ़ायदा भी हो सकता है और मेरे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो लिहाजा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से या परफॉर्मेंस रिव्यू के वक्त एम्प्लॉई बहुत कॉन्शियस होता है और बहुत सीरियस होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो एक तो अंडरस्टैंडेबल हो, दूसरा उसके बारे में लोगों को पहले से अवेयरनेस हो, उन्हें पता हो कि किन पैरामीटर्स के ऊपर उनकी इवैल्यूएशन आपने करनी है, उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं हो। अगर उनको ये पता ही नहीं होगा कि इवैल्यूएशन किन पैरामीटर्स पे होनी है, और साल के बाद आपने, जैसे कि आमतौर पे होता है, मैनेजर बुला लेते हैं और उन्हें कहते हैं भी अच्छा भी आपने ये काम इस तरीके से नहीं किया, तो वो कहता नहीं, मुझे तो जो काम आपने दिए वो सारे मैंने किए हैं। अब यहाँ पे आके मैनेजर और सबऑर्डिनेट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जो कि ज़ाहिर है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते। एक इनफाइटिंग और मोरल प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमनली शुरू हो जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऐसी रखें जो कि सिंपल हो और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को रिज़ल्ट मिल रहे हो, बेनिफिट मिल रहा हो। अगर आपके यहाँ अभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो ट्राई टू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और सिंपलेस्ट क्या है? आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे सकती है आपको, कि आप उसी जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके बैठें और उसी पे एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करें। तो लिहाजा एम्प्लॉय के पास कोई ऐसी इशू नहीं होगा कि वो उससे डिनाई कर सके, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और लिखी हुई है। जब भी अप्रेजल सिस्टम बनाएं या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, उसमें याद रखिएगा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका सिस्टम किस किस्म का हो। जो मैंने आपको बताया कि इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, the focus should be on the process, on the system, not on the individual। ठीक है। दूसरी चीज़, कोशिश आपने ये करनी है कि ये डिसाइड आपने करना है कि who will evaluate the performance of the employees। बाज़-औक़ात हम ये मिस्टेक करते हैं कि HR के लोग इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, या बाज़-औक़ात बहुत सीनियर लेवल के लोग इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। ये डिसीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। उसकी वजह यह है कि बेस्ट ये है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वो करे जो उस इंडिविजुअल को काम करते हुए देख रहा है, यानी कि जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है उसको उसकी इवैल्यूएशन करनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है तो आपको चाहिए कि वो स्किल्स डेवलप करें उसके अंदर, ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन कर सके। अगर एक ऐसे शख्स ने इवैल्यूएशन की है जो उसके सामने नहीं है या जिसका काम उसने नहीं देखा, तो एक एम्प्लॉय के पास ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है
कि वो आपसे ये कहेगा कि जी उन्होंने तो मेरा काम देखा ही नहीं, उन्हें क्या पता, उन्होंने तो मुझसे मुलाकात ही नहीं की, हाउ वुड ही नो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेगा। तीसरी चीज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एम्प्लॉई परफॉर्मेंस एवेल्यूशन को लेके बहुत कॉन्शियस होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि उसका फ्यूचर डिपेंड करता है इस एवेल्यूशन के ऊपर। तो लिहाजा ये भी डिसाइड करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सिस्टम बना हुआ है या अप्रेजल का जो रिज़ल्ट आया है, जो आउटकम आई है, उस आउटकम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है आप, हाउ द रिज़ल्ट वुड बी यूटिलाइज्ड। क्या आप अगर उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन अच्छी नहीं हुई है तो क्या आप उसको रिप्रिमेंड करेंगे, या उसको आप जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, या उसको रिवॉर्ड करेंगे अगर उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वट एवर इज़ द थिंग दैट शुड बी क्लियर टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसलिए ये 3 चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है अगर आप एक ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेशुमार हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जैसे वन ऑफ द मेथड इज़ ऑफ द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स का मेथड ऐसा है कि जिसमें आपकी इवैल्यूएशन जो है वो उस एंगल से हो रही होती है कि जिसमें यू आर एक्चुअली इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके यू आर नॉट कंपेयरिंग इट विद एनीबॉडी एल्स, राइट। फिर उसके अलावा एक मेथड उसका जो है वो रिलेटिव स्टैंडर्ड्स का भी हो सकता है। इसमें आप कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और फिर देखते हैं कि कौन उनमें से बेहतर है। ये भी एक मेथडोलॉजी हो सकती है। और इसके अलावा मैनेजमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स इज़ ऑल्सो अ मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो हर मेथड के अपने अपने प्लस और माइनसेस मौजूद हैं। और मैनेजमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स अगरचे बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा है, लेकिन ये आमतौर पर सीनियर मैनेजमेंट के लिए ठीक है। नॉर्मली अगर आप मिडिल मैनेजमेंट या जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव सेटिंग में डाल देते हैं तो वो उतने अच्छे ऑब्जेक्टिव्स बाज़ अपने नहीं बना पाते। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर है, टीम आपकी सीनियर और मैच्योर लोगों पर मुश्तमिल है, तो ज़रूर आप MBOs जो है वो कर सकते हैं और करना चाहिए। तो गोया ये तीनों मेथड्स में से आप अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब आपने ये डेवलप कर दिया तो इसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ हाउ द मेथड वर्क्स, एवेल्यूएशन कैसे होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू कौन करेगा, कब करेगा, और जो भी इसकी आउटकम होगी उसको किस अंदाज में यूटिलाइज़ किया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली हैं तो अब आता है एक्चुअल कि जब परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, जब इंटरेक्शन हुआ और एक एम्प्लॉई और उसका जो सुपरवाइज़र है दोनों मिल के बैठे हैं और आप उसकी एवेल्यूएशन कर रहे हैं या वो जो सुपरवाइज़र है वो उसकी एवेल्यूएशन कर रहा है। नाउ देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट एक्चुअली द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। वो एवेल्यूएशन कौन कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्या वो एवेल्यूएशन करने वाले लोग ट्रेंड हैं, क्या उन्हें पता है कि अप्रेजल कैसे करना है, क्या उन्होंने उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि इस अप्रेजल प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान है, ज़ाहिर है ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं और हर बंदा बहुत सारी गलतियां करता है। तो जो डिस्टॉर्शंस आपके यहाँ आ सकती हैं बहुत सारी, उसमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब एक बहुत ही कॉमन डिस्टॉर्शन होती है विच इज़ कॉल्ड एज द हेलो इफेक्ट। नाउ हेलो इफेक्ट इज़ समथिंग कि आप किसी एम्प्लॉई की अब ज़ाहिर है अगर उसके 10 पैरामीटर हैं परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन के, लेकिन उसका एक पैरामीटर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और आप उससे इतने मुतासर हो जाते हैं कि अब बाकी 9 पैरामीटर्स की कंसिडरेशन लेते नहीं हैं। तो चाहे उसका अच्छी कैटेगरी में जा रहा हो या बैड कैटेगरी में जा रहा हो, अगर उसका एक पैरामीटर जो है वो बहुत ख़राब हो गया तो ओवरऑल उसकी एवेल्यूएशन ख़राब हो सकती है। और अगर एक पैरामीटर बहुत अच्छा हो गया लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स के इतने अच्छे नहीं हैं तो वो एक अच्छी एवेल्यूएशन की तरफ जा सकता है। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि एक कंप्लीट एवेल्यूएशन या एक्चुअल एवेल्यूएशन नहीं हुई तो अप्रेजल जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। इसी तरीके से
एक लीनियंसी का ट्रेंड भी होता है। बाज़ औक़ात जो है वो लोग लीनियंट होते हैं नंबर देने में। अगर आपने 1 to 10 तक रेटिंग उनको कहा हुआ है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार अच्छा सबको एक ही 5, 6, 7 की एवरेज दे दो। वो 6, 7 की एवरेज सबको दे देते हैं, ना किसी का फ़ायदा हो ना किसी का नुकसान हो। ये भी एक एरर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉय जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसा ही उसको मिलना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव लीनियंट होते हैं, तो हर एक को ऊपर नंबर देते हैं 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10। उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिवली लीनियंट होते हैं, जो हर एक को 4, 5, 6 नंबर दे रहे होते हैं, वो किसी को भी अच्छी रेटिंग नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर 2 मैनेजर्स ऐसे हैं, उनमें से एक पॉजिटिव लीनियंट है और एक नेगेटिव लीनियंट है, तो एक के एम्प्लॉय ने तो नंबर अच्छे ले लिए, भले उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं हो। दूसरा का जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस भी अगर से अच्छी हो, लेकिन चूँकि वो इवेलुएट करने वाला बंदा जो है वो एक नेगेटिवली लीनियंट है, तो उसने कम रेटिंग किया, तो ओवरऑल लोगों का मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि यार हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो फलां कर रहे हैं, लेकिन उनको तो बहुत अच्छे इंक्रीमेंट भी मिला और उनको प्रमोशन भी मिली और हमें कुछ नहीं मिला। तो ये लीनियंसी फैक्टर भी है। बाज़ औक़ात जो लोग जो है वो इन्फ्लेशन फैक्टर को भी लेते हैं, कहते हैं यार हालात ऐसे हैं, इसमें जो है ना कि नौकरी लगी रहे लोगों की, तो किसी को ना बहुत अच्छी रेटिंग दें ना वो बहुत कम रेटिंग दें। फिर इसी तरीके से इम्प्रेशन मैनेजमेंट भी होता है। आप किसी की पर्सनैलिटी से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप उसको अच्छा ही रेट करते हैं। तो ये भी एक एरर है। आपको एक्चुअली जहन में ये रखना है और अपने जो अप्रेजल करने वाले लोग हैं उनको आपने इस चीज़ के ऊपर ट्रेन करना है कि आपने उस एम्प्लॉई की इवैल्यूएशन उन पैरामीटर्स के ऊपर करनी है जो उसकी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स। अगर परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को आप सारे पैरामीटर्स को नहीं देखेंगे तो आप उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई चीज़ एंथुजियास्टिक या एनर्जेटिक या ये इस किस्म की चीज़ें, ये लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के वक्त और ये सारी चीज़ों के वक्त। अगरचे ये लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं और मैं इन लफ्ज़ों की अहमियत से इनकार नहीं कर रहा कि हमें एनर्जेटिक और यंग और एंथुजियास्टिक और इस किस्म के बड़े बड़े लफ्ज़ जो हमारे HR के लोग यूज़ करते हैं, वो डायनामिक और फला। नो, व्हाट इज़ डायनामिज्म, व्हाट इज़ एंथुजियास्टिक? भाई आपके लिए तो वो बेनिफिशियल है जो आपको रिजल्ट दे रहा है और उसको उसी तरीके से रिवॉर्ड मिलना चाहिए जैसा कि वो डिज़र्व करता है। अब अगर एक बहुत एंथुजियास्टिक है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, तो मेरी नज़र में तो उसको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। एनी हाउ, ये भी इट्सेल्फ, ये जो लफ्ज़ हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, द इनअप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स फॉर परफॉर्मेंस, ये भी हमारे लिए अप्रेजल सिस्टम को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करें एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको गिव देम फीडबैक, उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि उस परफॉर्मेंस के ऊपर वो काम कर सकें। वो जो पैरामीटर्स बनाए हैं उनको आप रेगुलर पीरियोडिक एवेल्यूशन करते रहें, उनको फीडबैक देते रहें, फिर फाइनली उनके रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद उनसे डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि आपकी ये एरियाज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं और ये एरियाज़ हैं जो वीक हैं, और अगर वीक एरिया है तो उसके ऊपर उनका डेवलपमेंट प्लान बनाएं कि उसको कैसे आपने इम्प्रूव करना है और क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ज़रिए, और क्या उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं थ्रू HR डिपार्टमेंट कि उसको किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए। और अगर वो रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं तो उनको रिवॉर्ड आपको देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके जो अप्रेजल करने वाले लोग हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे तो एक बहुत अच्छा सिस्टम जो आपने डेवलप किया है उससे आप सक्सेस ले सकेंगे। और अगर आपके जो इवेलुएट करने वाले लोग हैं वो ही ट्रेंड नहीं हैं और उनके बिहेवियर की वजह से या उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, बात का जीवित तो होता है ना कि लोग कहते हैं यार हमें क्या फ़ायदा होना है इतनी मेहनत करें अप्रेजल करने की, हमें क्या रिज़ल्ट मिलना है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसलिए वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते उसमें, कैजुअली ही इवेलुएट करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो लिहाजा उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए। तो अगर आपने रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड मैकेनिज़्म एक अच्छा रखा हुआ है और लोगों को आपने प्रॉपरली ट्रेंड किया है एंड यू हैव मेड इट अ पार्ट ऑफ देयर जॉब
responsibility to evaluate in a better way the individuals, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट दे सकता है और प्रॉफिटेबल बना सकता है। याद रखिएगा, हमने बात की थी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, कि आपने आज जो परफॉर्मेंस आपकी है, आपकी आने वाले 1 साल में उस परफॉर्मेंस में बेहतरी आनी चाहिए। यही बेहतरी आपकी एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या एज ए मैनेजर इवैल्यूएशन करेगी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेहतर किया या कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी है। थैंक यू वेरी मच। इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपने फीडबैक देनी हो तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।